जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पवित्र मार्ग में। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है, तो मित्रों आप वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था, जहां के राजा बहुत ही दयालु धार्मिक व्यक्ति थे। जी अपने न्याय, वीरता, पराक्रम तथा उदारशलता के लिए प्रसिद्ध थे। उस राजा के 7 पुत्र थे। 6 राजकुमारों का विवाह हो गया था। 7वां राजकुमार अभी कुंवारा था और उसके लिए बधू की तलाश जारी थी। एक दिन वह राजकुमार महल में बैठा था, तभी उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई भी सेवादार नहीं दिखाई दिया। तभी उसे सामने से छोटी रानी आती हुई दिखाई दी। उसने छोटी रानी से कहा, भाभी, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। छोटी रानी ने इसे अपना अपमान समझा। उसने सोचा कि महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की मुझसे पानी मांगने की हिम्मत कैसे हुई। मन ही मन छोटी रानी खींच उठी। उसने क्रोधित होकर कहा, छोटे राजकुमार, तुम मुझसे इस प्रकार पानी लाने के लिए कैसे कह सकते हो? यदि तुम्हारा दिमाग इतना ही ऊंचा है तो जाओ और अपनी सेवा करने के लिए रानी पद्मिनी को ले आओ। छोटे राजकुमार को छोटी रानी से इस तरह के उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उसका पारा एकदम चढ़ गया। राजकुमार बोला, ठीक है भाभी, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा तब तक मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी सी थी, लेकिन दोनों के अहंकार के कारण उस बात ने उग्र रूप धारण कर लिया। छोटे राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह रानी पद्मिनी को लेकर ही आएगा। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दूभर था। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र और ना जाने क्या क्या पड़ते थे। किंतु छोटा राजकुमार तो रानी पद्मिनी को लाने का संकल्प कर चुका था। उसका वह संकल्प पत्थर की लकीर के समान था। मंत्री का लड़का उसका मित्र था। उसने उसी समय मंत्री के लड़के यानी अपने मित्र को बुलवाया और उसे सारी बात बताने के बाद 2 घोड़े तैयार करने के लिए कहा। मंत्री के लड़के ने छोटे राजकुमार को बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, परंतु राजकुमार ने मंत्री के लड़के की कोई बात ना सुनी और वह अपने हठ पर अड़ा रहा। छोटे राजकुमार ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी पद्मिनी के बिना इस राजमहल में पैर नहीं रखूंगा। यदि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मंत्री के लड़के ने कहा, हे मित्र, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मैं तो तुम्हें केवल मार्ग में आने वाली मुश्किलों के बारे में बता रहा था। इसके बाद 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के लिए खाने पीने के सामान की व्यवस्था की गई। उसके बाद राजकुमार और उसका मित्र रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी के बारे में पता लगाया तो मालूम हुआ कि राजकुमारी पद्मिनी सिंहल द्वीप में रहती है, जहां सिंहल द्वीप में पहुंचने के लिए सागर पार करना पड़ता है। फिर राजकुमारी पद्मिनी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा रहता है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। मंत्री के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर से समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में ना डाले, किंतु राजकुमार ने कहा कि जब एक बार तीर तरकश से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। राजकुमार की यह बात सुनकर राजकुमार का मित्र संजय चुप रह गया। वह दोनों ही अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चहक द्वीप की ओर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। धूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा कि हम आज की रात इस बाग में बिताकर कल सवेरे ही आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहां कोई चौकीदार या रक्षक भी नहीं था। राजकुमार के मित्र ने बाग में उधर निगाह डालकर कहा, राजकुमार, मुझे तो यहां कोई खतरा दिखाई देता है, इसीलिए मेरा सुझाव है कि हम लोग यहां ना रुककर आगे कहीं किसी और स्थान पर रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला कि तुम बड़े डरपोक हो, हमें यहां क्या खतरा हो सकता है? देखो, यह कितना हरा भरा और सुंदर बाग है। राजकुमार के मित्र संजय ने कहा कि आप माने या ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहां कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक भी बात ना सुनी।
और अपने घोड़े को बाग के फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा संजय भी राजकुमार के पीछे पीछे बाग में चला गया। जैसे ही वह बाग के अंदर पहुंचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। इस प्रकार अचानक अपने आप बाग के फाटक को बंद होते देखकर राजकुमार और संजय की ऐसी हालत हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। संजय ने राजकुमार से कहा, यह क्या हो गया? मैंने आपसे कहा था कि यहां ठहरना उचित नहीं है, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया ना। राजकुमार ने कहा, अब वह सब छोड़ो। अब यह सोचो कि इस मुश्किल से निकलने के लिए हम क्या करें। मंत्री का लड़का। संजय बोला कि अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यही पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाए और देखें कि आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े एक पेड़ से बांधकर वह दोनों मित्र एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। रात का अंधकार फैल गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में कोई उड़ता चला आ रहा है। यह देखकर दोनों ही कांप उठे। हवा का वेग रुकते ही वह आकृति नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते ही उन दोनों को लगा कि वे पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। वह एक परी थी। उस परी ने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द चारों ओर देखा। तभी इधर उधर से कई परियां वहां पर आ गईं। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां पानी का छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वह दोनों मित्र आंखें गड़ाकर यह देखने लगे कि वह परियां आगे क्या करती है। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ परियां और आ गईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते ही देखते उन्होंने वे कालीन वहां जमीन पर बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह को आ गए। उस दिव्य रोशनी में उन्हें कोई भी देख सकता था। रोशनी की जगमगाहट में उन्हें दिखाई दिया कि एक ओर से दूध जैसे फव्वारे चलने लगे हैं। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगी। जब वे दोनों मी असमंजस में डूबे हुए उस दृश्यवली को देख रहे थे, तभी आसमान से कुछ और परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरी और उन्होंने उस रत्न जड़ित सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। उसके बाद सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गई। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। वह सोच रहा था कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। मंत्री का लड़का संजय बार बार अपने आप को इस बात के लिए धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी। लेकिन अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर की तरफ देखा तो एक उड़न खटोला उनकी तरफ उड़ा आ रहा था। राजकुमार फुसफुसाया, अब यह क्या है? संजय ने अपने होठों पर उंगली रख राजकुमार को चुपचाप बैठे रहने का संकेत किया। वह उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा और उस उड़न खटोले में से सजी धजी एक बहुत ही सुंदर परी बाहर आई। वह उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर बैठा दिया। वहां पर थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर परियों की राजकुमारी ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। परियों की राजकुमारी ने बड़ी शालीनता से कहा। एक परी से कहा कि जाओ और उसको लेकर आओ। जो आज्ञा राजकुमारी कहकर वह एक परी वहां से चल पड़ी और उसी पेड़ की ओर आने लगी जिस पेड़ पर राजकुमार और उसका मित्र संजय बैठे थे। यह देखकर उन दोनों की जान सूख गई। इस समय उन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि वे अपने भाग्य में क्या लिखा कर आए थे जो ऐसे संकट में फंस गए। वह परी उसी पेड़ के नीचे आई और उसने राजकुमार की ओर इशारा करके कहा कि नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। उस परी की बात सुनकर राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर उस परी ने कहा कि जल्दी नीचे उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। अब राजकुमार के पास उस परी के साथ राजकुमारी के पास जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार के साथ साथ उसके मित्र को भी पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। उसका मित्र वहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वह परी राजकुमार को अपने साथ लेकर चल पड़ी। मंत्री का लड़का संजय राजकुमार को परी के साथ जाते देख रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं अब राजकुमार के साथ क्या होगा। राजकुमार और वह परी दोनों ही परियों की राजकुमारी के पास पहुंचे। परियों की राजकुमारी ने थोड़ा सरक कर सिंहासन पर जगह कर दी और राजकुमार से कहा, आओ
यहां बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी, लेकिन सिंहासन पर बैठने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा कि मैं राजगढ़ के राजा का पुत्र हूं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम राजकुमार हो? राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। परियों की राजकुमारी ने कहा कि देखो, यहां से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहां की राजकुमारी हूं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहां आए। आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने को संभाला। राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। वह बड़े मधुर शब्दों में बोली कि राजकुमार, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। यह शब्द सुनकर राजकुमार पर मानो बिजली गिरी। उसने कहा कि यह नहीं हो सकता। राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा कि क्यों? यह क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें मुझसे विवाह ही तो करना होगा। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि राजकुमारी, मैं राजकुमारी पद्मिनी की तलाश में निकला हूं। मैंने राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करने की प्रतिज्ञा ली है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजकुमारी ने बड़े शांत स्वर में कहा, ओ, तो यह बात है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने कहा कि आपकी वह शर्त क्या है? राजकुमारी बोली कि रानी, पद्मिनी को लेकर तुम यहां आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार ने कहा कि इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। परियों की राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम चहक द्वीप पहुंचो। कैसे? राजकुमार ने कहा, क्यों, चहक द्वीप पहुंचने में क्या दिक्कत है? राजकुमार की बात सुनकर परियों की राजकुमारी हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, राजकुमार, तुम बड़े भोले हो। अरे वहां पहुंचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। चहक द्वीप का रास्ता उस जादू की नगरी से होकर जाता है। उस जादू की नगरी में तुम्हें कोई भी अपने जादू में फंसा लेगा और उसके बाद तुम वहां से कभी भी निकल नहीं पाओगे। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, तब मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी बोली, उसकी चिंता तुम ना करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूं। जब तक तुम इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहने रहोगे, तब तक तुम पर किसी के जादू का कोई भी असर नहीं होगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी बोली, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। राजकुमारी ने एक अंगूठी उसे दे दी और कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए अपना सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर वहां से चली गई। दूसरी परियों ने भी सारा सामान समेटा और वे भी अपनी अपनी दिशा की चल पड़ी। परियों की राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगा पैरों से, पर खुशी खुशी वहां आया जहां मंत्री का लड़का यानी उसका मित्र संजय बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर मंत्री के लड़के यानी उसके मित्र संजय की जान में जान आई। संजय यह जानने के लिए बहुत उतावला था कि राजकुमार के साथ वहां क्या हुआ। राजकुमार ने उसे आप बीती सुनाकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भी भलाई निकल आती है। इसके बाद उन दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर वहां से चल पड़े। वह जैसे ही बाघ के फाटक पर आए, बाघ का फाटक अपने आप खुल गया। वह दोनों बाघ के फाटक से बाहर हो गए। चलते चलते राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, हे मित्र, यह तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था। अभी तो ना जाने कितने पड़ाव और आएंगे। राजकुमार का मित्र संजय गंभीर होकर बोला, राजकुमार, हम यहां से तो राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें और सावधान रहना चाहिए। अभी वह लोग उस जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल घिर आए। खूब जोरों की वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए उन दोनों ने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ ही दूरी पर एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वह दोनों उस घर में गए तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। दोनों रात भर के जगह थे। राजकुमार वहीं जमीन पर लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया।
राजकुमार के मित्र संजय को नींद नहीं आई। वह बैठा रहा। संजय अचानक क्या देखता है कि बराबर के कमरे से एक काला नाग आया। शायद यह नाग इस घर में रहता था और यह घर उसी का था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह नाग गुस्से से आग बबूला हो गया। बड़े जोर की फुफकार मारकर वह नाग राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। खतरे को समझते हुए राजकुमार के मित्र ने अपनी म्यान से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर उस सांप को तलवार से उठाकर एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी पानी पड़ रहा था। राजकुमार के मित्र संजय उठकर घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वह थोड़ी देर बाहर का नजारा देखता रहा। फिर वह सोचने लगा कि राजकुमार ने बैठे बिठाए यह क्या मुसीबत मोल ले ली है। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन फिर जाए और हम दोनों राजमहल वापस लौट जाएं। पर वह राजकुमार को जानता था। उसे यह अच्छे से पता था कि राजकुमार बड़ा हट्ठी है। जो वह एक बार सोच लेता था उसे पूरा करके ही रहता था। इस तरह और ना जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में चक्कर लगाते रहे। काफी देर बाद जब पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा और बोला, बड़े जोर की नींद आ गई थी। अगर तुम मुझे नहीं जगाते तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी निगाह एक और पड़े नागराज पर गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला, यह क्या? संजय ने राजकुमार को सारा हाल सुनाते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर मैं सो गया होता तो यह सांप हम दोनों को डस लेता और हमारा सफर यहीं पर खत्म हो गया होता। राजकुमार संजय के मुंह से सारी बातें सुनकर बोला, मित्र, यह भी याद रखो, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। राजकुमार के मित्र ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम निर्मल हो गया था। चलते चलते एक तालाब आया। वहां उस तालाब पर वह दोनों रुक गए। उन्होंने वहां भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम किया और फिर अपने सफर पर आगे चल दिए। कुछ आगे जाने पर उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा घना जंगल था और उन्हें कहीं से भी आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह दोनों अभी सोच ही रहे थे कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए कि तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई दिया जो कि अपने जानवरों को चराने के लिए उधर लाया था। वह दोनों मित्र उस वृद्ध आदमी के पास गए और उससे जंगल को पार करने के लिए रास्ते के बारे में पूछा। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें जंगल के बारे में बताते हुए कहा कि यह जंगल इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते हैं, डाकू लुटेरे छिपे रहते हैं। वहां से निकलना खेल नहीं है। जंगल के किनारे किनारे थोड़ा आगे जाने पर आपको जंगल के अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे जाएगा। आप चाहे तो उस रास्ते पर चलकर जंगल को पार करने की कोशिश कर सकते हैं। जब उन्हें उस आदमी से यह जानकारी मिली तो राजकुमार के मित्र का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर राजमहल से निकला था। अपने मित्र के मन की हालत को समझते हुए राजकुमार ने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसके बाद दोनों रास्ता ढूंढकर उस जंगल में घुस गए। जंगल के बारे में जैसा उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया था, उन्होंने उसे ठीक वैसा ही पाया। अंधियारी रात का सा अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार और पीछे पीछे उसका मित्र चल रहे थे। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थीं। पक्षी कल कर रहे थे। वह लोग बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया और खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था। लेकिन जब मौत सामने आती है तो कायर भी शूरवीर बन जाता है। यहां भी वही हुआ। मंत्री के लड़के ने आव देखा ना, ताव घोड़े पर से कूदा और उसने अपनी तलवार से उस बाघ पर बड़े जोर का वार किया। उसका साथ देते हुए राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया। बाघ वहीं ढेर हो गया। इस खतरे से सामना होने के बाद अब वह दोनों और भी चौकन्ने हो गए। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वे उतने खूंखार नहीं थे। घोड़ों को देखकर वे उनके रास्ते से हट गए। वे लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वह दोनों कितना जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी वहां हार मान ली थी। उन्हें डर था कि कहीं रात न हो जाए।
रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सुअर, नील गाय भैंसे, शेर चीते इधर उधर विचरण करने लगते हैं। पर वहां तो रात दिन एक सा था, उजाले का कहीं नाम नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ और खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। थकान के मारे दोनों पस्त हो रहे थे। राजकुमार के मित्र संजय ने कहा, अब हम यहीं पर कोई अच्छी जगह देखकर ठहर जाएं तो ठीक रहेगा। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पेड़ों के झुरमुट में डेरा डाला। पास में ही एक कुआं था। उस कुएं से पानी लेकर उन्होंने स्नान किया। तरो ताजा होकर दोनों ने खाना खाया। राजकुमार के मित्र ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, आज की रात मैं खूब सोऊंगा, आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है, तुम सो जाओ। वे दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। लेकिन थके होने पर भी राजकुमार के मित्र की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। थोड़ी देर चौकीदारी करके राजकुमार जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा, नींद ने आकर उसे घेर लिया और वह बिस्तर पर लेटते ही सो गया। राजकुमार के मित्र ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का पुत्र था और वह उसका चाकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार आंखें मलता उठा और दिन के उजाले को लक्ष्य करके बोला, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गईं और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। मंत्री के लड़के संजय को अब उस पर क्रोध नहीं दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं है। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि रात को कोई दुर्घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। इसके बाद तैयार होकर वह दोनों मित्र फिर आगे बढ़े। जब उन्हें चलते चलते काफी समय हो गया तो उन्हें आगे एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर मंत्री के लड़के संजय का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसके मित्र संजय को याद था कि परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में जादू की एक नगरी पड़ेगी। उसे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो यह वही जादू की नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चलते हैं, हम बस्ती में ना जाएं तो ठीक रहेगा। राजकुमार ने हैरान होते हुए तुनक कर कहा, यह क्या बात हुई? इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो कि इससे बचकर निकल चले। नहीं, यह नहीं होगा, हम बस्ती में जरूर जाएंगे। एक राजकुमार तुम्हारे साथ है और तुम फिर भी घबरा रहे हो। राजकुमार की बात संजय मुस्कुराया लेकिन चुप ही रहा। राजकुमार की इच्छा के आगे मंत्री का लड़का झुक गया और दोनों ने उस नगरी में प्रवेश किया। उस नगरी की बनावट और सजावट को देखकर राजकुमार मुग्ध रह गया। वह बोला, वह मित्र, तुम ऐसी सुंदर नगरी देखने के आनंद से वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहां देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों मित्र उस नगर के भीतर बढ़ते गए। अचानक भांति भांति के फूलों और लता गुल्म से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा को निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई और राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रोना रुका तो बोली, मेरे बेटे, तुम कहां चले गए थे? राजकुमार हैरान सा रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह माजरा क्या है। उसने अपने को बुढ़िया की बाहों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर बुढ़िया ने उसे इतना जकड़ रखा था कि वह अपने को छुड़ा नहीं पाया। बुढ़िया फिर बिलखने लगी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। राजकुमार बोला, तुम चाहती क्या हो? सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम कुछ देर के लिए मेरे घर के भीतर चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। उस बुढ़िया की बातों से राजकुमार इतना ही समझ पाया कि शायद इस बुढ़िया का बेटा कहीं चला गया है और यह मुझे अपना बेटा समझ रही है। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। संजय ने राजकुमार को मना किया, पर वह नहीं माना। राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने ही बूढ़ी महिला घर का दरवाजा खुला था। जैसे ही वह घर के अंदर घुसे, दरवाजा एकदम से बंद हो गया। इस प्रकार अचानक दरवाजे को बंद होते देखकर
राजकुमार के मित्र को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। राजकुमार के मित्र ने दरवाजे पर जाकर उसे कई बार खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने मन ही मन कहा, लगता है कि यह एक नई मुसीबत सिर पर आ गई है। पर अब हो क्या सकता था। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई नहीं बोला। हार कर वह अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, न दरवाजा खुला और ना ही राजकुमार बाहर आया। दूसरी ओर घर के भीतर जो हुआ, संजय ने उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब बूढ़ी महिला जो थी वह एक जादूगरनी थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिसके कारण राजकुमार पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता था। इसलिए जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसी समय उसने राजकुमार की उंगली से वह अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। घर के भीतर जाते ही उसने राजकुमार को एक मक्खी बना दिया। वह मक्खी जाकर सामने की दीवार पर बैठ गई। बूढ़ी महिला ने जादू के जोर पर अपना यह बुढ़िया का रूप बना लिया था। कुछ देर बाद वह बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी एक मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। इसके बाद वह हंसते हुए बोली, आज बहुत दिनों के इंतजार के बाद तुम जैसा आदमी मिला है। जब राजकुमार ने उसे देखा तो उसका मुख खुले का खुला रह गया। अब उसे वहां पर बुढ़िया नहीं बल्कि एक सुंदर युवती नजर आ रही थी। वह हैरान होकर यह सोच रहा था कि उस बुढ़िया की जगह यह रूपवान स्त्री कहां से आ गई। वह बुढ़िया कहां गई जो उसे वहां लाई थी। विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। राजकुमार की यह हालत देखकर वह सुंदर युवती जोर से हंस पड़ी। वह बोली, घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब राजकुमार ने उस युवती से शर्त के बारे में पूछा तो वह युवती बोली, इतनी जल्दी क्या है, चलो आओ, पहले मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मुझे जाने दो, मैं यहां रुक नहीं सकता। उस रूपवान स्त्री ने कहा, ठीक है, यदि तुम मेरी शर्त को मान लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार को उस जादूगरनी के संग में चौपड़ खेलने बैठना पड़ा। दोनों चौपड़ खेलने लगे। खेलते खेलते राजकुमार ने जादूगरनी से पूछा, आपकी शर्त क्या है? जादूगरनी ने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा और कहा, पहले तुम यह बताओ कि तुम यहां क्यों नहीं रुक सकते और जल्दी से जल्दी यहां से जाना क्यों चाहते हो। राजकुमार ने पहले अपने बारे में बताया और उसके बाद उसे सारी बात बता दी और बोला, मुझे जल्दी से जल्दी चहक द्वीप पहुंचकर राजकुमारी पद्मिनी से मिलना है। जादूगरनी ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोली कि राजकुमार, वह तो ठीक है, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी के महल के चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान बनकर कहा, क्यों नहीं पहुंच सकता, इसमें क्या मुश्किल है? युवती बोली, राजकुमार, पहले तो तुम चहक द्वीप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो राजकुमारी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वह स्त्री करुणा से भरकर बोली, नहीं, तुम चिंता मत करो, उसकी नौबत नहीं आएगी। राजकुमार, मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूं। इनकी खासियत यह है कि जब तुम काले बाल को जलाओगे तो पिशाच की फौज आ जाएगी, और जब तुम सफेद बाल को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वह हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जो कहोगे वह वही करेंगे। जादूगरनी की यह बात सुनकर राजकुमार की जान में जान आ गई। उसने उस सुंदर जादूगरनी का आभार मानना चाहा, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह चुप रहा। इसके बाद वह जादूगरनी बोली, इस सब के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, वह शर्त क्या है? जादूगरनी ने गंभीर होकर कहा, जब तुम राजकुमारी पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो मुझे भी शादी करके अपने साथ अपने राज्य में ले जाओगे। कुछ पल सोचने के बाद राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। वह जादूगरनी बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, तुम जाने के लिए कितने उतावले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसे बीच में ही रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। वह जादूगरनी बड़ी शरारत भरी आवाज में बोली,
मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया। वह रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने जादूगरनी को बार बार हराया, पर हार कर सुंदर जादूगरनी व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले जादूगरनी ने उसे एक डिब्बी में 2 बाल डालकर दिए और उसकी अंगूठी भी उसे लौटा दी। जादूगरनी राजकुमार से बोली, अब तुम जाओ। रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस जादूगरनी ने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उस एक रात में मंत्री के लड़के संजय की जो हालत हो गई थी, उसे वहीं जानता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब राजकुमार घर के अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा, तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसका जी भर गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे धीरज बांधते हुए कहा, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छा ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई। वह बोला कि मैं तो मानता हूं कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं, पर वे दूर हो जाती हैं। राजकुमार के मित्र संजय ने कहा कि आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर अब वह दोनों खुले मैदान में थे। इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। वह दोनों अपने रास्ते पर चलते गए, चलते गए। रास्ते में खेत खलिहान के अलावा कहीं कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिलते, कहीं नदी नाले पर। उन सबको पार करते हुए वह दोनों निर्विघ्न आगे बढ़ते ही गए। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक संत महात्मा बैठे थे। सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूंछों से भरा पूरा चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वह दोनों वहीं आश्रम में ठहर जाए। उसने अपने साथी से सलाह की तो वह भी राजी हो गया। तब राजकुमार ने संत महात्मा के पास जाकर कहा, हे गुरुदेव, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात्रि को हम यहां ठहर जाएं। भोर होते ही हम चले जाएंगे। संत बोले कि यह तो आश्रम है, हर कोई यहां रुक सकता है। तुम यहां आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो। संत की यह बात सुनकर राजकुमार और संजय को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने घोड़ों को वहीं बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। भोजन करके जब वह दोनों बैठे तो साधु महात्मा भी वहीं आ गए। उनमें आपस में बातें होने लगी। साधु महात्मा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वह बोलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी जानकारी साधु बाबा को विस्तार से बता दी और अंत में कहा कि गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। बाबा वेवल हो गए और बोले कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है। पर वत्स, तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर संत महाराज चुप हो गए। फिर वह बोले कि मेरे यहां से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। संत उठकर गए। कुछ देर बाद जब वह लौटे तो उनके हाथ में भभूत थी। भभूत राजकुमार को सौंपते हुए बोले कि इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। इस प्रकार समझाते हुए बाबा ने भभूत की डिब्बी राजकुमार को दी। राजकुमार ने संत महात्मा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो धीरे धीरे राजकुमारी पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। साधु कह रहे थे कि जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। प्रभु ने यह जीवन हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। जिनके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता, वे छोटी छोटी चीजों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। राजकुमार और उसका मित्र बड़े ध्यान से उन साधु महात्मा की बातें सुन रहे थे। महात्मा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा कि तुम लोग 3-4 दिन यहां विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने कि आगे यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होगे तो लड़ोगे कैसे? ताजे होगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुंच जाओगे।
राजकुमार को जल्दी थी। उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन उसके मित्र ने महात्मा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वे लोग 3-4 दिन वहीं आश्रम में रहे। इसी में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उनका लाभ वह उन दोनों को देते रहे। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में साधु महात्मा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे कृतकृत्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। इसके बाद बड़े तड़के वह दोनों बाबा से आज्ञा लेकर आश्रम से रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुके वह चलते गए। चलते चलते दिन चढ़ाया, सूरज सिर पर आ गया। तब वह एक जलाशय के किनारे रुके। वहां उन्होंने स्नान किया और भोजन किया। इसके बाद थोड़ी देर विश्राम करके वह आगे बढ़ चले। मौसम बहुत अच्छा और सुहावना था। मंद मंद हवा चल रही थी। रास्ता साफ था। पक्षी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने मार्ग के दृश्यों को देखकर अपने मित्र से कहा कि देखो, सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य थमता नहीं, हवा रुकती नहीं, पक्षियों का कलरव गान हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए। राजकुमार के मित्र ने देखा कि राजकुमार का मन कुरंग छलांग भर रहा है। उसने कहा कि धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाए। राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। फिर वह चुप होकर चारों ओर फैले आनंद से पुलकित होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे घोड़ों ने भी अपने स्वामी के मनोभाव जान लिए। घोड़ों की गति भी तीव्र होती गई। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वह लगातार चलते रहे और आखिर में एक घने वृक्ष के नीचे रात्रि बिताने के लिए ठहर गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भांटा उठ रहा था। कुछ देर में ही राजकुमार का मित्र तो सो गया, पर राजकुमार को नींद नहीं आई। थोड़ी देर में राजकुमार देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए। तोता और मैना में बातें होने लगीं। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने मैना से कहा कि मैना कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली कि आप बीती कहूं या पर बीती कहूं। तोते ने मैना से कहा कि अरे मैना, आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, आज तुम कुछ पर बीती कहो। मैना तोते से बोली, ठीक है तो सुनो। इस नगर के राजा की एक पुत्री है। वह राजकुमारी बड़ी ही रूपवान है, बड़ी भली है, बड़ी भोली है। तोते ने उसकी बात काटकर शरारत से मैना से कहा। तुम जैसी तोते की बात सुनकर मैना शर्मा गई। मैना बोली, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता है। तोते ने कहा कि अच्छा, अपनी बात कहो। मैना बोली कि राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य उसका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा परेशान है। वह लड़की उसकी अकेली संतान है। तोते ने मैना से कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना ने व्यथित स्वर में कहा, हैरानी की बात तो है ही। राजा ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा, वह उसी से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के चिकित्सक आ रहे हैं, पर अभी तक उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया है। राजा बहुत निराश हो गया है। इतना कहकर मैना की आवाज रुक गई। वह तोता मैना से बोला कि मैना, तुम यह बताओ, क्या राजकुमारी की बीमारी दूर करने का कोई रास्ता है? मैना ने कहा, रास्ता तो है। अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे तो वह रोग से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मैना मौन हो गई। तोता भी उदास हो उठा था। वह भी कुछ नहीं बोला। उनकी बात सुनने के बाद राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ। दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने तोते से की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि जो भी व्यक्ति बीमार राजकुमारी को अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर देगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। राजकुमार के मित्र ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहां मानने वाला था। फाटक पर जब पहरेदार ने उसे रोका तो उसने कहा
कि मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि बड़े से बड़े वैद्य राजकुमारी का इलाज कर गए हैं, पर मेरी पुत्री को कोई भी अच्छा नहीं कर सका। राजकुमार कुछ बोला नहीं। राजकुमार ने थोड़ा पानी लेकर उसने पेड़ की जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी। राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। होठों पर पानी का लगाना था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह से लगाया तो उस राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम पुलकित हो उठा। उसने खुशी से राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा कि अब तुम मेरी पुत्री को और मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है। राजकुमार, जब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो मेरी पुत्री को साथ ले जाना और मन हो तो यही राज करना। सारे नगर में राजकुमारी के ठीक होने का शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा देते हुए कहा, यहां से 10 कोस पर पश्चिम में एक गुफा में एक गुरुदेव रहते हैं। तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो उसका मित्र उसकी राह देख रहा था। राजकुमार के मित्र को पहले ही सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, मित्र, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने उसे पिछली रात की सारी घटना सुनाकर कहा कि इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है ना। हम उस पेड़ के नीचे ठहरते ना यह चमत्कार होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। इसके बाद राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया जिस ओर राजा ने उन्हें महान गुरु से मिलने के लिए कहा था। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उस गुफा में गुरुदेव बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। गुरुदेव आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा भरे भाव से कहा कि तुम कौन हो और कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा कि राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। गुरु ने बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, हे गुरुजन, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए है। राजकुमार की बात सुनकर गुरुदेव की आंखें चमक उठीं। वह बोले कि तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह पुरुष ही क्या। इसके बाद कुछ रुककर उन्होंने कहा कि अब तुम चहक द्वीप के पास आ गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। कैसे करोगे? राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई। राजकुमार बोला कि गुरुदेव, जो शक्ति मुझे यहां तक ले आई है वही शक्ति इस कठिनाई का भी रास्ता निकालेगी। राजकुमार की बात सुनकर गुरु ने भाव विभोर होकर कहा, मनुष्य तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर गुरु ने खड़ाओं की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा कि इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से गुरु के चरणों में सिर रखा और गुरु ने समुद्र पार करने के लिए खड़ाऊ की जोड़ी दी। इसके बाद गुरुदेव ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। जब राजकुमार और उसका मित्र अपने घोड़ों पर सवार होकर चले तो राजकुमार भाव वैल हो रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि राजा बड़ा उदार था, उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया, हमारी इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। दोनों आगे बढ़ते रहे। अब उनकी आतुरता विशाल सागर को देखने के लिए थी। अचानक राजकुमार को एक चिंता ने आ घेरा। वह सोच रहा था कि खड़ाऊ की मदद से वह तो सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा। कुछ सोचकर उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले को ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौटकर नहीं आऊं तुम यहीं रुके रहोगे। राजकुमार की बात सुनकर उसका मित्र हतप्रभ हो गया। यह कैसे होगा? वह सोचने लगा, अकेला राजकुमार उस किले को कैसे फतह कर सकेगा। जब उसने अपनी आशंका राजकुमार से व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बांधते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास सारे साधन हैं। फिर इधर उधर की बातें करते हुए वे आगे बढ़ते गए। राजकुमार का मन परेशान था। राजकुमार का मित्र भीतर ही भीतर यह सोचकर परेशान था
कि यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो वह राजा को मुंह कैसे दिखाएगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था और साथी का दिल बैठ रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। सागर की बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। सागर के तट पर पहुंचकर दोनों मित्र अपने घोड़ों से नीचे उतर पड़े और निरनिमेष नेत्रों से सागर की विशाल जलराशि को देखने लगे। राजकुमार ने अगले दिन सुबह वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। उसके बाद राजकुमार ने अपने मित्र के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद राजकुमार ने जैसे ही पैर पानी पर रखा, उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो राजकुमार एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को इस प्रकार जाते हुए बड़े आश्चर्य से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार इस प्रकार पानी पर कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां, दूसरे जीव जंतु उसकी तरफ आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर दूर दूर तक उसे समुद्र का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा दिन और पूरी रात उसने पानी पर चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई दिया। वहीं था चहक द्वीप। जिस द्वीप में राजकुमारी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था, उस भूमि को देखकर वह रोमा से भर गया। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया है, लेकिन उसने दूर से ही देखा कि काले काले खूंखार राक्षस उस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक छुटकी भभूत मुंह में डाल ली। अब वह सबको देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस देखने में बहुत ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सब को देखकर सकपका रहा था, हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। राजकुमार ने निश्चय किया कि पहले वह नगर का एक चक्कर लगाएगा। नगर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करेगा। वह नगर में चारों ओर खूब घूमा। राजकुमारी पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है, उसके लिए कोई जुगत करनी होगी। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि राजकुमार अपने को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर हरी दूब के कालीन बिछे थे और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। कदम कदम पर गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़क बड़ी साफ सुथरी थी, कहीं भी गंदगी का नाम नहीं था। स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग बढ़िया पोशाकें पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। उनका रूप बड़ा सलोना था। उस सब को देखकर राजकुमार मुग्ध हो गया। उसे लग रहा था कि जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया है। वह नगर में घूमता रहा, घूमता रहा। सहसा उसे ध्यान आया कि वह अदृश्य तो बन गया है। वह अपने असली रूप में कैसे आएगा? यह सोचकर उसका मन व्यग्र हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि तभी अचानक उसे उन महात्मा का ध्यान हो आया जिन्होंने भभूत की डिबिया उसे दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह राजकुमार से कह रहे थे कि यह ले दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डावियां ले ली। वहां से अंतर्ध्यान होते होते साधु महात्मा उसे कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना, यदि उन लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने इस बारे में सोचा कि आगे क्या करना है। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि उसके सामने राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। राजकुमार ने उन्हें आदेश दिया कि पहरा दे रहे सभी राक्षसों का खात्मा कर दो। देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। इसके पश्चात उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर राजकुमार ने कहा कि समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर
दो पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज समुद्र के किनारे खड़ा हो गया। उस जहाज में हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। सभी आभूषण एक से बढ़कर एक सुंदर थे। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। सभी लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन सौदागर उनके सामने मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। उड़ती उड़ती एक खबर राजमहल में पहुंची। राजकुमारी पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा कि उस व्यापारी को हमारे सामने लाया जाए। राजकुमारी पद्मिनी के दूत तुरंत व्यापारी बने, राजकुमार के पास पहुंचे और राजकुमारी पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यह चाहता ही था। वह राजकुमारी पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा तो वहां के दृश्य देखता ही रह गया। सब कुछ अनूठा था। महल का द्वार बहुत ही कलाकारीगिरी पूर्ण था। अंदर लता गुल्म के बीच फव्वारे अपनी बहार दिखा रहे थे। महल चारों ओर से घिरा था, किंतु दूध के साथ होने के कारण अंदर प्रवेश पाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। राजकुमारी पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रविष्ट होते ही राजकुमारी पद्मिनी ने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपना सम्मान व्यक्त किया। राजकुमारी पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि तुम कहां से आए हो। राजकुमार को ऐसा लगा जैसे पद्मिनी के मुंह से शब्द नहीं मानो फूल झड़े हों। राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला कि मैं स्वर्ण भूमि से आया हूं। राजकुमारी पद्मिनी ने अगला प्रश्न किया, वहां क्या करते थे। राजकुमार ने उत्तर दिया, जी मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूं। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, यहां कैसे आए। राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था, राजकुमारी मैंने सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हैं। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा, व्यापारी हो तो क्या तुम हमें दिखाने के लिए अपने साथ कुछ आभूषण लाए हो। राजकुमार ने कहा, जी हां, परंतु आभूषण इस समय मेरे पास नहीं है। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि आभूषण कहां है। राजकुमार ने सहज भाव से कह दिया, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है, आभूषण वहीं पर है। राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम आभूषण देखना चाहते हैं, क्या तुम मुझे आभूषण दिखा सकते हो। राजकुमार ने कहा कि अवश्य, मैं तो यहां आया ही इस काम से हूं। पद्मिनी ने धीमी आवाज में कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा सेवक तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण लेकर आना। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से विदा तो ली, लेकिन वह उसके रूप लावण्य से इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। अब उसका मन वहां से जाने को नहीं कर रहा था। उसके लिए आगे चलना मुश्किल हो गया। वह मुड़ मुड़कर पीछे देखता था। उसने ऐसी रूप जीवन में कभी नहीं देखा था। अपनी सुंदरता के लिए परिया प्रसिद्ध होती है, लेकिन राजकुमारी पद्मिनी के आगे वह भी पानी भरती थी। चारों दिशाओं में राजकुमारी पद्मिनी की ख्याति ठीक ही थी। राजकुमारी पद्मिनी के मोह पाश में फंसा। राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो उसकी आंखों के आगे केवल राजकुमारी पद्मिनी घूम रही थी। उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य टपक रहा था। राजकुमार की भूख प्यास गायब हो गई, नींद उड़ गई। बिस्तर पर पड़ा पड़ा उसकी याद में वह लंबी लंबी सांसें लेता रहा। कभी देखता क्या है कि खड़ाऊ वाले गुरु उसके सामने खड़े उसकी ओर देख रहे हैं। राजकुमार ने उठने की कोशिश की, पर उसे उठा नहीं गया। गुरुदेव निमिष भर चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले कि क्या तुम यहां आह भरने के लिए आए हो। अपने उद्देश्य को भूल गए। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल जाता है वह पतित हो जाता है। अब तुम आगे की सोचो और अपने काम को जल्दी से निपटा। ऐसी जगह देरी करना अच्छा नहीं होता। कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। गुरुदेव की चेतावनी सुनकर राजकुमार सिर झटककर उठ खड़ा हुआ, पर राजकुमारी पद्मिनी की खुमारी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी। उसका पूरा दिन राजकुमारी पद्मिनी की याद में बीता। रात का अंधेरा होने आया तो वह चौंक पड़ा। उसे याद आया कि अगले दिन राजकुमारी पद्मिनी का दूत आने वाला है और उसे अच्छे अच्छे आभूषण लेकर राजकुमारी पद्मिनी के पास जाना है। राजकुमार ने उठकर अलमारियां खोलीं और उनमें से आभूषण निकाले। बात उतनी आभूषणों की नहीं थी जितनी राजकुमारी पद्मिनी को रिझाने की थी। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर
राजकुमारी पद्मिनी रीझ उठे। कान के गले के कटी के पैरों के आभूषण, उसने उन आभूषणों को चुना जिन्हें अप्सराएं धारण करती हैं। इन आभूषणों का चुनाव करके उसने सोने की चेष्टा की, लेकिन उसे एक पल को भी नींद नहीं आई। वह दिन का उजाला देखने का प्रयत्न करता रहा। दिन निकलने से पहले ही वह उठकर तैयार हो गया। सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे राजमहल से लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि राजकुमारी पद्मिनी भूल गई। शाम को जब वह निराश हो गया था तो बड़े सपाटे से एक दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वह तो सवेरे से ही तैयार बैठा था, दूत के साथ चल दिया। जब वह महल में पहुंचा तो राजकुमारी पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर आदमकद शीशे लगे थे। प्रकाश से सारा कमरा आलोकित हो रहा था। राजकुमारी पद्मिनी का सौंदर्य आज कई गुना निखर उठा था। पिछले दिन की तरह राजकुमारी पद्मिनी ने और राजकुमार ने एक दूसरे का अभिवादन किया और राजकुमारी पद्मिनी के संकेत पर राजकुमार उसके समीप ही बैठ गया। राजकुमार ने डिब्बों में से आभूषण निकालकर उसे दिखाना आरंभ किया। राजकुमारी पद्मिनी प्रत्येक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लगता है, और जो आभूषण उसे पसंद आता उसे एक ओर को रख देती। कभी कभी वह राजकुमार की सलाह भी लेती। जब आभूषणों को देखते देखते काफी देर हो गई तो राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि अब बाकी आभूषण हम कल देखेंगे। राजकुमार ने बड़े अनमने भाव से कहा, जैसी आपकी मर्जी। राजकुमार चला तो आज उसकी हालत कल से भी अधिक मोहासक्त थी। आज उसने राजकुमारी पद्मिनी के जिस रूप की झांकी पाई थी वह तो अलौकिक था। उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। आज एक नई कल्पना ने उसके मन मस्तिष्क को झकझोर डाला था। वह सोच रहा था कि कुछ ही समय में वह उसे वहां से ले जाएगा। तब उसके अनुपम सौंदर्य के भार को वह कैसे वहन कर पाएगा। वह राजकुमार है, इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र है, किंतु कहां राजगढ़ का राज्य और कहां इस द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। पर उठा कदम अब वापस तो लिया नहीं जा सकता था। विचारों के अथांग में डूबता उतरता राजकुमार अपने जहाज पर आया। उसका हाल बेहाल हो रहा था। भूख प्यास नींद सब उससे रूठ गई थी। वह बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी हालत सपाद के रोगी के समान हो रही थी। वह अपने आप से ही बात कर रहा था, पर उसके शब्द अस्पष्ट थे। कभी उसकी आवाज तेज हो जाती थी, कभी मंद पड़ जाती थी। राजकुमार स्वयं हैरान था कि उसे क्या हो गया है। यह सब होते हुए भी उसने राजमहल में जाने की तैयारी की। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीजें निकाली। उसे भरोसा था कि राज को हमारी पद्मिनी उन्हें अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही राजकुमारी पद्मिनी का दूत आ गया और दोपहर होने से पहले ही राजकुमार महल में पहुंच गया। इन आभूषणों को देखकर राजकुमारी पद्मिनी चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। राजकुमारी पद्मिनी ने उनमें से ढेर सारे आभूषण पसंद कर लिए। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से अधिकांश एक एक थे। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि यह क्या है। राजकुमार ने उत्तर दिया कि अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। रानी पद्मिनी ने खींचकर कहा कि तुमने यह क्यों सोचा। राजकुमार ने कहा, वह इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि एक बार आप आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख ले। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ गई। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहां पर जाने को राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी से आज्ञा लेकर अपने जहाज पर लौट आया। अगले दिन नियत समय पर राजकुमारी पद्मिनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का आथान था। उन्हें देखने में राजकुमारी पद्मिनी इतना लीन हो गई कि वह समय को ही नहीं अपने को भी भूल गई। काम निपटाकर राजकुमारी पद्मिनी जब जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप कहां जाओगी और कैसे जाओगी। राजकुमारी पद्मिनी चकित होकर बोली कि क्यों, ऐसा क्या है, मैं तो वापस अपने महल जाऊंगी। राजकुमार ने कहा, शायद आप देख नहीं रही कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पहले तो राजकुमारी पद्मिनी इसे मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है।
गुस्से के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा। वह उत्तेजित होकर बोली कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला, राजकुमारी पद्मिनी जी, हम चहक द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। राजकुमारी पद्मिनी को लेकर जहाज आगे बढ़ता जा रहा था। राजकुमारी पद्मिनी मछली की तरह तड़पने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। राजकुमारी घबराकर बोली, लेकिन तुम हो कौन? राजकुमार ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूं। इसके बाद उसने राजकुमारी पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े। उस कहानी को सुनकर राजकुमारी पद्मिनी का संताप काफी हद तक दूर हो गया। राजकुमारी पद्मिनी बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? राजकुमार ने पूछा कि यदि कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती? राजकुमारी पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया। जो होना था वह हो चुका था। अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाग्य के साथ समझौता करने के अलावा अब और क्या हो सकता था? आहत हिरनी की तरह वह राजकुमार के पास आ बैठी। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी पदविधर चूर हो गई थी। उसे सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। उसका मन इतना अस्थिर हो रहा था कि एकाग्र भर से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। भयभीत होकर राजकुमारी पद्मिनी ने राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता गया। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगीं। जहाज डगमगाने लगा। किसी आसन्न खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर राजकुमार हंसकर बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलार रहा। धीरे धीरे तूफान का वेग शांत होता गया। राजकुमारी पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी, इसलिए उसे नींद आ गई और वह सो गई। लेकिन राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रही हैं। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा और मैना ने वही बात दोहराई कि वह आप बीती कहे या पर बीती। तोता बोला, कुछ आप बीती कहो, कुछ पर बीती। मैना ने कहा कि कल मेरी जान बाल बाल बची। तोते ने व्यग्र होकर कि क्या हुआ? मैना बोली कि क्या कहूं, जमाना बड़ा खराब हो गया है। इन मनुष्यों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़, फिर भी वह हमारी जान लेने पर तुला रहता है। कल मैं एक पेड़ पर बैठी थी कि किसी व्यक्ति ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। वह तो पेड़ के पत्तों और टहनियों ने मुझे बचा लिया, नहीं तो जान जाने में कुछ कसर नहीं रही थी। तोते के मुंह से एक दीर्घ निश्वास छूटा, फिर फुसफुसिया कि जाको राखे साइयां मार सके। ना कोई मैना ने कातर होकर कहा कि मर भी जाती तो क्या, अब मेरे लिए रोने वाला कौन है? बच्चे बड़े होकर जाने कहां चले गए, अकेली जान रह गई है। मैना सिसकने लगी तो तोते ने कहा कि मैना इतना दुखी क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। फिर कुछ चुप रहकर बोला कि अब कुछ पर बीती कहो। मैना ने कहा कि क्या कहूं, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय मैना एकदम खामोश हो गई। फिर मैना ने कहा कि इनकी सांसें गिनी चुनी हैं। बेचारे, तोता व्यथित होकर बोला। मैना रुक रुक कर क्यों बोलती हो? साफ साफ कहो कि इन्हें क्या होने वाला है। मैना ने कहा कि सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा। वहां किनारे पर मंत्री का लड़का संजय यानी राजकुमार का मित्र इन्हें मिल जाएगा। उस मंत्री के लड़के ने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद वह घर ढह जाएगा। यह दोनों उसमें दब जाएंगे। तोते ने व्यथित होकर कहा, मैना, यह तो बड़ा बुरा होगा। इन बेचारों ने दुनिया में अभी देखा ही क्या है? क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? मैना बोली कि उपाय यह है कि ये मंत्री के लड़के की बात ना माने और उस घर में ना ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर यह उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोते ने पूछा कि उसके बाद तो खैरियत है। मैना ने कहा कि कहावत है कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इनकी मुसीबत यही खत्म नहीं हो जाती।
ये जहां ठहर, वहां भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। तोते ने अधीर होकर पूछा कि वह कौन सी मुसीबत है। मैना बोली कि सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपने पैर जूते में डालेगी, तभी उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान। उसने आहत होकर पूछा कि क्या उससे बचने का कोई समाधान नहीं है। मैना बोली कि समाधान तो सब चीजों का होता है, लेकिन समाधान करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हम तो केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि यदि कोई सुनता हो तो वह राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मारकर जूते में से निकाल ले। अब तोते ने पूछा, मैना यह बताओ कि वहां से बचने के बाद फिर कोई बाधा तो नहीं है। मैना ने थोड़ा निराश होते हुए उत्तर दिया कि इसके बाद भी एक बाधा और है। यह सुनकर तोता बोला, हे भगवान, अभी और भी एक बाधा है, वह भी बता दो। इसके बाद मैना ने तोते से बोलना शुरू किया कि यह दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। वह उड़न खटोला ऊपर आसमान में जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा। उसमें यह दोनों मर जाएंगे। मैना की बातें सुनकर अब तोता बहुत दुखी होकर बोला कि तुम्हारी यह बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब तुम जल्दी से बताओ कि क्या इस परेशानी से बचने का कोई मार्ग है। मैना ने तोते से कहा, इसका यही एक मार्ग है कि अगर कोई सुनता हो तो वह इन्हें उड़न खटोले में ना बैठने दे। इन सब बाधाओं से पार जाने पर इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। मैना की बात सुनकर तोते ने चैन की सांस ली। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा था, पर बचने के उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। सवेरा होने में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। समुद्र का किनारा भी अब दूर नहीं था। कुछ देर बाद जब जहाज समुद्र के किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि उसका मित्र वहां उपस्थित था और उनका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से अपने मित्र का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा मित्र है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे दुख सुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया। मंत्री का लड़का राजकुमारी पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा कि मित्र, हमें यहां नहीं ठहरना, कोई और भवन देखो। राजकुमार के मित्र ने कहा, आपके आने से पहले मैं यहां के सारे भवन देख चुका हूं, यह भवन सबसे अच्छा है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। फिर राजकुमार के मित्र ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार अपने मित्र को अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वह सो गए। आधी रात के बाद अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। राजकुमार का मित्र उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि पहला भवन गिरकर मिट्टी में डाह गया है। राजकुमार के मित्र ने राजकुमार की दूरदेशी की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजकुमारी पद्मिनी तो सो चुकी थी, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। भोर होने से पहले वह देखता क्या है कि एक काला विषैला सांप आया और कुंडली मारकर राजकुमारी पद्मिनी के जूते में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने तलवार निकालकर जूते में बैठे सांप के 2 टुकड़े कर डाले और सांप को बाहर फेंककर राजकुमारी पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में राजकुमारी पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराकर उसके पास गया और कुछ देर तक उसके मुलायम बालों को सहला रहा था। पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिल गया। मंत्री के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उस उड़न खटोले में बैठने से साफ इनकार कर दिया। राजकुमार का इस तरह से उड़न खटोले में सफर करने से मना करना उसके मित्र को बहुत बुरा लगा, लेकिन राजकुमार के आगे उसकी एक ना चली। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर ही आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह उड़न खटोला अचानक से नीचे आ गिरा और उसमें बैठे सब लोगों की जानें चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। मार्ग में मनमोहक दृश्यों को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। राजकुमारी पद्मिनी अपने द्वीप से कभी बाहर नहीं गई थी।
अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थीं, तरह तरह के उनके आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास जाता है वह उसका मन जीत लेते हैं। जिस खड़ाऊ को पहनकर मैंने सागर पार किया था वह खड़ा उन्होंने ही दिए थे। राजकुमारी पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका भेद खुल गया। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि राजकुमार, यह संत लोग मोह माया से परे होते हैं, लेकिन कोई कोई संत महात्मा ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। यह कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा। उसने उसकी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। साधु का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा कि हमें देर भले ही हो जाए, पर हम रुकेंगे, गुरुदेव के आश्रम में ही रास्ता काटने के लिए। राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी को अच्छे अच्छे किस्से सुनाता रहा। राजकुमारी पद्मिनी उन्हें ध्यान से सुनती रही। अंत में आसमान जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, उस समय वह सभी गुरुदेव के आश्रम में पहुंच गए। गुरुदेव कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई, यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। राजकुमार को राजकुमारी पद्मिनी के साथ सामने देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। गुरुदेव ने बड़ी ममता से उनका स्वागत किया और आश्रम के सर्वोकक्ष में उन्हें ठहराया। उस कक्ष में कोई दीवार नहीं थी। हरी भरी वल्लयों ने एक दूसरे से लिपट कर उस कक्ष का निर्माण किया था। राजकुमारी पद्मिनी उस कक्ष को देखकर रोमांचित हो उठी। बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। रात बढ़ती जा रही थी, अंधकार गाढ़ा हो रहा था। उस घने अंधेरे में भी आश्रम की आत्मा अपनी माधुरी बिखेर रही थी। आश्रम के अंतवासियों ने अपने शाही मेहमानों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए थे। बड़े उल्लास के वातावरण में सभी मेहमानों ने आश्रम का प्रसाद पाया। प्रत्येक वस्तु इतनी स्वादिष्ट थी कि राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी ने अनुभव किया कि मानो वह किसी देवलोक में आ गए हों। गुरुदेव बराबर उनके साथ रहे और उन्हें पुलकित देखकर स्वयं आनंद विभोर होते रहे। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहां जंगल में इस प्रकार मंगल होगा, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। यह सुनकर बाबा से चुप नहीं रहा गया। गुरुदेव बोले, राजकुमारी पद्मिनी, आनंद भीत की चीज है। जब आदमी का अंतर प्रमुदित होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। राजकुमारी पद्मिनी ने सिर हिलाकर बाबा के कथन को स्वीकृति दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह सब सो गए। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उन्होंने आश्रम का एक चक्कर लगाया, गौशाला में जाकर गायों को प्यार किया। तब तक राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उठकर वहां आ गए। गुरुदेव ने हंसकर कहा कि पद्मिनी, तुम इस आश्रम में एक भी बूढ़ पेड़ नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों को पुचकाते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, तो उनके थन से दूध की धारा बहने लगती है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। राजकुमारी पद्मिनी ने आश्रम में निगाह डाली तो सचमुच उसे एक भी बूढ़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया। और गुरुदेव ने जब गायों को दूधा और उनकी पीठ पर हाथ फिराया तो उनके थनों से दूध की धाराएं बहने लगी। पद्मिनी चकित रह गई। ऐसा दृश्य उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। गुरुदेव के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहां के वातावरण में राजकुमारी पद्मिनी का मन इतना रम गया कि जब विदा होने का समय आया तो वह रोने लगी। गुरुदेव का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, राजकुमारी पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब जी में आए फिर आ जाना। राजकुमार ने गुरुदेव को खड़ाऊ लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चला। राजगढ़ अभी भी बहुत दूर था। गुरुदेव के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उनकी घोषणा के अनुसार उनकी पुत्री का वरण करें और उनका आधा राज्य ले लें। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। वहां राजा और सभी लोग राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया।
उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहज स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने में असमर्थता प्रकट की। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव अब भभूत वाले महात्मा के यहां था। मेहमानों का काफिला अब उसी ओर बढ़ रहा था। सूर्य की बाल किरणें सारे वातावरण को बड़ी स्निग्ध प्रदान कर रही थीं। आकाश निर्मल था, पक्षी कलरव कर रहे थे, सबके मन उमंग से भरे थे। उन्हें राजगढ़ पहुंचने की जल्दी थी, पर मार्ग के अनुपम दृश्य उनके पैरों में जंजीर डाल रहे थे। पर्वत श्रृंखला पार करते हुए तो वे इतने अभिभूत हुए कि घोड़ों पर से उतर पड़े और उपत्यका गांव की हरियाली तथा पर्वत शिखरों पर सुहावनी धूप की सुनहरी चादर देखकर सबके मन आनंद से उछलने लगे। राजकुमारी पद्मिनी ने प्रकृति की उस छटा का जी भरकर पान करते हुए राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी पद्मिनी बोली, राजकुमार, व्यक्ति अगर इतना ऊंचा उठ जाए, इतना निर्मल हो जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आए। एक अलौकिक आभा से राजकुमारी पद्मिनी का मुखमंडल दीप्त हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इंद्रलोक की कोई देवाना इस धरती पर आ गई हो। वह मुस्कुराती थी तो प्यार के धवल निर्झर बहने लगते थे। वह हंसती थी तो सारी वादी महकते पुष्पों से आच्छादित हो उठती थी। बड़े स्नेह से भीग कर राजकुमार बार बार उस कोमला की ओर देखता था। उस अनमोल संपदा को पाकर वह बार बार अपने भाग्य को सराह था। उसे लगा कि पर्वतों के उतार चढ़ाव से राजकुमारी पद्मिनी थक जाएगी, किंतु राजकुमारी पद्मिनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने भावुक होकर कहा कि राजकुमारी पद्मिनी, तुम अब घोड़े पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे। राजकुमारी पद्मिनी ने बड़े उल्लास से कहा कि तुम मुझे इस आनंद से वंचित क्यों करना चाहते हो। उसके इस उद्गार से ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर निहाल हो गए। उपत्यका मुस्कुरा उठी और घने गगनचुंबी वृक्षों की हरितिमा और गहरी हो गई। जाते समय राजकुमार ने वह पर्वतमाला बिना इधर उधर देखे यूं ही पार कर ली थी, किंतु आज तो उसके साथ एक ऐसा प्रकाश कूंज था जिसके आलोक में भीतर बाहर कहीं भी अंधकार रह नहीं सकता था। वे लोग घोड़ों पर सवार हो गए, पर्वतों को लांघ फिर मैदान में आ गए। राजकुमार ने हंसकर कहा कि हम लोग भी कैसे हैं, जहां घोड़ों पर बैठना चाहिए था वहां बैठे नहीं, लेकिन जहां पैदल चल सकते थे वहां घोड़ों पर सवार हो गए हैं। राजकुमारी पद्मिनी यह सुनकर चुप न रह सकी। राजकुमारी पद्मिनी बोली, राजकुमार, आदमी पैदल चलता है तो धरती को उसका खोया बेटा मिल जाता है। पहाड़ों में पैदल न चलना, पहाड़ों का अपमान करना है। राजकुमारी पद्मिनी की इस बुद्धि मत्ता से राजकुमार का बहुत प्रसन्न हो उठा। वह क्षण भर उसकी ओर देखता रह गया। साधु महात्मा का आश्रम अब दूर नहीं था। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी पद्मिनी, अब हम उन साधु महात्मा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी चमत्कारी भभूत दी थी जिसे खाकर मुझे कोई नहीं देख सकता था और मैं सबको देख सकता था। फिर कुछ रुककर बोला कि उसी भभूत को मुंह में डालकर मैंने तुम्हारे द्वीप में प्रवेश किया था। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा, फिर तो तुम मेरे महल में भी आए होगे। राजकुमार बोला, नहीं राजकुमारी, मैंने तुम्हारे महल को बाहर से देखा था। राजकुमारी ने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा कि भीतर क्यों नहीं आए। राजकुमार बोला कि मैं महल में जाना चाहता था, लेकिन जाने क्या सोचकर मुझे डर लगा। महल का फाटक बंद था, फाटक खोलने की हिम्मत नहीं हुई। नगर का एक चक्कर लगाकर मैं वापस लौट आया। तभी मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं अदृश्य तो हो गया हूं और अपने असली रूप में कैसे आऊंगा। जब मैं इस चिंता में डूबा था कि यही साधु बाबा मेरे सामने आ खड़े हुए। मैंने उन्हें अपनी चिंता बताई तो उन्होंने मुझे भभूत की एक डिब्बी और दी और कहा कि जब तुम इसे खाओगे तो अपने असली रूप में आ जाओगे। ये कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमारी पद्मिनी यह सुनकर हंस पड़ी। कुछ देर बाद साहू महात्मा का आश्रम आ गया। आश्रम से कुछ दूर पर वह घोड़ों से उतर गए और पैदल वहां पहुंचे। महात्मा आश्रम के पौधों को पानी पिला रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक गौरांग महिला को देखकर साधु महात्मा समझ गए कि वही राजकुमारी पद्मिनी है। उनके साथ एक दूसरी राजकुमारी और थी,
बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उन सभी का स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। साधु संतों के प्रति राजकुमारी पद्मिनी के मन में सदा से ही बड़े आदर सम्मान की भावना रही थी। वह बार बार साधु महात्मा के तेजस्वी चेहरे को देखती थी। साधु महाराज के सानिध्य में सारा आश्रम बड़ा भव्य लग रहा था। कुमारी पद्मिनी ने उलसत होकर सांस ली और अपने आसन पर बैठकर आश्रम की एक एक चीज को निहारने लगी। थोड़ी देर में साधु महात्मा के भक्तगण आ गए। वे मेहमानों को देखकर चले गए और थोड़ी देर में सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों की मंजूषा लाए। उन पुष्पों का उपहार पाकर मेहमान आनंद विभोर हो उठे। बाबा ने कहा कि हमारी यही संपदा है। बाबा के इस निश्चल व्यवहार से राजकुमारी पद्मिनी ने सिर झुकाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमारी पद्मिनी बोली कि बाबा, इससे अधिक मूल्यवान धन दौलत और क्या होगी। जाते समय राजकुमार ने उस आश्रम को सरसरी निगाह से देखा था। आज जी भरकर देखा। राजकुमारी पद्मिनी साथ में थी। इससे राजकुमार को और भी आनंद आया। आश्रम की हर चीज से प्रेम टपक रहा था। वह एक अलौकिक संसार था। विषाद का वहां नाम नहीं था। उल्लास ही उल्लास था। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी पद्मिनी, ऐसे ही हमारे प्राचीन तपोवन रहे होंगे और ऐसे होंगे। उनके संचालक बाबा को देखो, लगता है उनके भीतर अमृत भरा है। राजकुमारी पद्मिनी ऐसा पहले से ही अनुभव कर रही थी। वह तो मानो अमृत से भरे सरोवर में अवगाहन कर रही थी। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उस धर्मालय को छोड़ने को उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग बड़ी बेचैनी से उनकी बाट जो रहा था। साधु महात्मा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। जाते थे जाते कह गए कि किसी जमाने में कर्व ऋषि ने इसी प्रकार राजा दुष्यंत को अपने आश्रम से विदाई दी थी। उनका मार्ग अब भी निरापद नहीं था। कुछ रुकावटें और थीं जिन्हें राजगढ़ पहुंचने से पहले पार करना था। अब आने वाली थी जादुई नगरी। राजकुमार ने चुपचाप उंगली की अंगूठी देखी। उसे अचानक विचार आया कि यह अंगूठी उसकी रक्षा तो कर लेगी, लेकिन यदि राजकुमारी पद्मिनी के सामने कोई संकट आ गया तो क्या होगा। उसने मन को समझाया कि अब तक की सारी बाधाएं दूर होती गई हैं, तो आगे की बाधाएं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगी। वे लोग आगे बढ़ते गए। काफी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगीं तो राजकुमार ने कहा, यह लो, आ गई वह नगरी जिसमें मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। राजकुमार की पूरी बात सुनकर राजकुमारी पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा, राजकुमारी पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर पर गए। आज उन्हें उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं, एक सुंदर युवती मिली। राजकुमार को देखते ही वह युवती दौड़कर उसके पास आ गई। युवती का चेहरा खिल रहा था। युवती बोली, राजकुमार, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने राजकुमारी पद्मिनी की ओर देखकर कहा कि वाह, यही है राजकुमारी। पद्मिनी जी, आओ बहन, अपने घर में आओ। उसने दूसरी राजकुमारी का भी सम्मान किया। वह उन्हें बड़े प्यार और आदर से अंदर ले गई। घर के ठाट बांट देखकर राजकुमारी पद्मिनी का सारा भय काफूर हो गया। वहां डरावना कुछ नहीं था। एक आरामदेह पलंग पर उसने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को बिठा दिया। फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार किए। सबने आनंद से खाना खाया। राजकुमार को अचंभा हो रहा था कि जब यहां बंदी बनकर रहा था तब यह घर कैसा था और यहां का वातावरण कैसा था। आज सब कुछ बदल गया था। आज वह महल जैसा था। सभी का भोजन होने के बाद युवती ने कहा कि आप लोग थके होंगे, रात भर विश्राम कर लो, कल बड़े तड़के हम लोग यहां से रवाना हो जाएंगे। राजकुमार जब उसे बाल लौटाने लगा तो उसने कहा कि अब मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मुझे अब और क्या चाहिए। राजकुमार ने बालों को फेंका नहीं। उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर भाव से उन्हें एक और को रख दिया। बड़े सवेरे उठकर जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। चलते समय राजकुमार को मंत्री के लड़के की याद आई, जिसने अपने प्राण मुंह में रखकर एक रात यहां बिताई थी, आज के खुशी के दिन। यह सब देखने के लिए वह उनके साथ नहीं था। जहाज से उतरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने उसे राजगढ़ भेज दिया था,
जिससे वहां उनके स्वागत की तैयारियां हो सकें। वे सब आगे बढ़े। जादू की नगरी पीछे छूट गई। राजकुमारी पद्मिनी और स्त्री के बीच बातें चल पड़ी। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा, बहन, तुम इस काम में कैसे पड़ गई? युवती ने उत्तर कर दिया कि यह हमारा पुश्तैनी धंधा है। कब से आरंभ हुआ मैं नहीं जानती, पर मेरी मां ने मेरे पिता को उसी प्रकार पकड़ा था जिस प्रकार मैंने राजकुमार को पकड़ा। मेरे पिता भी धवनगढ़ के राजकुमार थे। मेरी मां को सिद्धि प्राप्त थी कि आदमी को जो चाहे वह बना दे। सबसे आसान आदमी को मक्खी बनाकर रखना था। वह उड़ नहीं सकती, जहां चिपका दी चिपकी रहती थी। मैंने अपनी मां से वह सिद्धि प्राप्त कर ली। राजकुमारी पद्मिनी ने गंभीर होकर कहा कि यह अच्छा काम तो नहीं था। युवती ने इस पर क्रोध नहीं किया। वह सहज स्वर में बोली, बहन, अच्छा हो या बुरा, पुश्तैनी धंधा तो चलता ही है। फिर वह थोड़ा चुप रहकर बोली कि तुम विश्वास नहीं करोगी, पर यह है कि मुझे भी वह काम अच्छा नहीं लगता था। रूप बदलते ही आदमी का शरीर सूख जाता था, उसका तेज मंद पड़ जाता था, जब तक वह वहां से निकल भागने का इरादा छोड़ नहीं देता था। हम भी अपने काम से बाज नहीं आते थे। मां उन्हें कुत्ता बना देती थी। बेचारे दिन भर भौंकते रहते थे। अगर तुम उनकी हालत देखती तो तुम्हारा कलेजा बैठ जाता। पर हम लोगों की दया ममता तो मर गई थी। मुझे खुशी है कि उस घिनौने धंधे से मेरा पिंड छूट गया। राजकुमार धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रहा था। राजकुमारी पद्मिनी ध्यान से सुनने लगी। उसके लिए यह एक नया अनुभव था। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है, नेह का नाता। नहीं तो जिंदगी का अर्थ क्या है, हाथ में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इस धरा का राज्य भी तुमको सुलभ हो जाएगा, किंतु पा सकते नहीं। तुम प्यार है बड़ा अनमोल मानव का दुलार। राजकुमार का कंठ सुरीला था। जब गीत समाप्त हुआ तो उसने देखा कि राजकुमारी पद्मिनी मुग्ध भाव से उसे ताक रही है। वह हंसने लगा। पर राजकुमारी पद्मिनी तो जाने किस लोक में कर रही थी। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। सूर्य के पैर भी उनके साथ चलते रहे। रास्ते में उन्हें जलाशय मिला, जिसके निर्मल जल में पक्षी किलोल कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया। राजकुमार बोला कि आगे तो घना जंगल आएगा, हम लोग यहीं पर भोजन कर लें और थोड़ा विश्राम भी। एक छायादार वृक्ष के नीचे उन्होंने डेरा डाला। भोजन किया, पर पक्षियों के प्रमोद ने उन्हें आराम नहीं करने दिया। वे आगे बढ़ चले। राजकुमार का अनुमान था कि वे दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। कुछ ही कदम चलने पर जंगल शुरू हो गया। जाते समय वहां के घोर अंधियारे में हाथ को हाथ नहीं सूझता था, दम घुटता था। पर इस समय तो उनके पास प्रकाश की अद्भुत किरण थी। राजकुमारी पद्मिनी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, पर वह उससे भयभीत नहीं हुई। राजकुमार जिस गीत को गा रहा था, उसकी पहली दो कड़ियों को राजकुमारी पद्मिनी अपने कोमल स्वर से दोहरा रही। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है, नए का नाता ना हो तो जिंदगी का अर्थ क्या है। अब उसे सुनने की बारी राजकुमार की थी। उसका रोम रोम पुलकित होता रहा। व्यक्ति का सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, वह उसमें भरपूर था। राजकुमार को याद आया कि जाते समय उन्हें इस जंगल में एक बाघ मिला था, जिसका उसके साथी ने बिजली की गति से घोड़े से कूदकर काम तमाम कर दिया था। पर उसने वह घटना जानबूझकर राजकुमारी पद्मिनी को सुनाई नहीं। सूखे धरती पर पड़े पत्तों से जब घोड़ों की टाप टकराती थी, तब ऐसा लगता था कि कोई खूंखार जानवर आया। पर उस दिन एक छोटा जानवर भी उन्हें नहीं मिला। राजकुमारी पद्मिनी को पता था कि शेर, चीते, भेड़िए, जंगली सूअर घने वनों में बड़े आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा ऐसे जानवरों को देखने की थी, पर एक भी जानवर नहीं आया। राजकुमारी पद्मिनी को बड़ी निराशा हुई। दिन ढलने को था। जंगल पार हुआ। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वह बाग अधिक दूर नहीं था। वे लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे। राजकुमारी पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात की परियों की दास्तान बड़े रसपूर्वक सुना दी थी। राजकुमारी पद्मिनी का मन वहां पहुंचने को बड़ा आतुर हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाघ का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार ने संकेत से राजकुमारी पद्मिनी को बता दिया कि यही वह बाघ है। फाटक पहले की तरह खुला था। उनके अंदर घुसते ही फाटक बंद हो गया। पर आज राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर छिपकर नहीं बैठना पड़ा। वे सब मजे में खड़े खड़े परियों के नजारे देखते रहे। परियों की राजकुमारी जब अपने सिंहासन पर आसीन हुई तो राजकुमार अपने आप
राजकुमारी पद्मिनी और दोनों अन्य सुंदरियों को लेकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। उन्हें देखकर राजकुमारी का रोम रोम हर्षित हो उठा। अब वह उसके लिए कोई अजनबी राजकुमार नहीं था, उसके जीवन का एक अंग था। परियों की राजकुमारी ने राजकुमारी पद्मिनी को तत्काल पहचान लिया। परियों की राजकुमारी बोली कि पद्मिनी बहन, तुम मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर वह सिंहासन से उठी और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसने राजकुमारी पद्मिनी को अपने पास बिठा लिया। इसी बीच राजकुमार ने दूसरी राजकुमारियों का परिचय करा दिया। परियों की राज ने उनका भी स्वागत किया। उन विशेष मेहमानों की उपस्थिति से वह बाग अब कई गुना जगमगा उठा। परियों की राजकुमारी ने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। उसने राजकुमार से कहा कि मुझसे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखिया बहुत आतुर है। कल वे सब यहां इकट्ठी होंगी। हम लोग यहां से परसों प्रस्थान कर देंगे। राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उस बाग की शोभा देखते ही बनती थी। दूर पास की छोटी बड़ी सारी परियां वहां इकट्ठी हो गई। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे इंद्रलोक धरती पर उतर आया हो। सबके हृदय उमंग से भरे थे। राजकुमार ने सबका मन मोह लिया था और राजकुमारी पद्मिनी ने तो जैसे सब पर जादू कर दिया था। उसके सौंदर्य को देखकर परियों की गर्दन नीची हो गई थी। राजकुमारी पद्मिनी उनके बीच आमोद भरी मुद्रा में घूम रही थी। उसके जीवन में अब पूरी तरह नया मोड़ आ गया था। वह रात और अगला दिन उनका बड़े आनंद से बीता। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार वहां जमा हो गया था। उन्होंने मेहमानों को नाना प्रकार के मूल्यवान उपहार दिए। परियों की राजकुमारी के माता पिता भी आ गए। वे जिस लोक के स्वामी थे, वहां की प्रजा भी अपनी प्यारी राजकुमारी को विदा देने उमड़ पड़ी। जिसने उस समारोह को देखा धन्य हो गया। तीसरे दिन उन्होंने वहां से विदा ली। राजकुमारी के पिता ने विदाई के समय राजकुमार को अंक में भर लिया। उनकी आंखों से कई बुदे टपक पड़ी। ममता केवल मृत्युलोक की थाती नहीं है, ब्रह्मांड के सभी लोकों में मोह ममता के सागर लहराते हैं। सच यह है कि बिना प्यार ममता के कोई रह नहीं सकता। जिसके पास हृदय है, उसके पास प्यार की अनमोल संपदा है। मां ने बेटी को इतने आभूषण दिए कि उनको देखकर राजकुमारी पद्मिनी अब सिंहल द्वीप के आभूषणों को भूल गई। सबके जीवन का वह ऐसा अनुभव था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। अब उन लोगों ने राजगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जब राजकुमार मंत्री के लड़के के साथ वहां राजगढ़ से चला था, तब उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से भरा था। सिंहल द्वीप का जो चित्र उसके सामने आया था, वह किसी भी साहसी के दिल को दहला सकता था। किंतु राजकुमार तो प्रतिज्ञाबद्ध था। उसे वहां जाना और राजकुमारी पद्मिनी को प्राप्त करना था। उसने अपना हौसला बनाए रखा। फिर भी उसके मन के एक कोने में थोड़ा डर छिपा था कि वह वहां कैसे पहुंचेगा। किंतु उसके बंद रास्ते एक के बाद एक खुलते गए। उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। उसे वह बेशकीम रत्न मिल गया जिसे पाना बड़े भारी सौभाग्य की बात थी। पूरी टोली उत्साह से भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। राजकुमार के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। कहावत है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता है। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति अनुभव करता है कि वह पराजित हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी को लाने की प्रतिज्ञा की थी। उसका सिंहल द्वीप पहुंच जाना और एक अभेद्य दुर्ग को भेद कर राजकुमारी पद्मिनी को ले आना एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी, जिस पर सहज ही गर्व किया जा सकता था। राजकुमार को गर्व तो नहीं था, पर उसे संतोष अवश्य था। राजगढ़ अब भी काफी दूर था। राजकुमार बहुत दिनों के बाद लौट रहा था। सबसे छोटा होने के कारण वह राजकुमार राजा का सबसे लाडला पुत्र था। राजकुमार के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसके चले जाने और इतने दिन कोई खोज खबर ना मिलने पर उनकी क्या हालत हुई होगी। कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। राजगढ़ अभी दूर है। इस विचार के आते ही राजकुमार का सिर चकराने लगा। ऐसी स्थिति होती है तो प्रियजन के अनिष्ट की कल्पना सहज ही मन में उठाती है। राजकुमार ने बार बार सिर झटका, मन ही मन बुदबुदाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पिता अवश्य ही सकुशल होंगे। जिस भाभी के कारण उसे इतने दिन का देश निकाला मिला था, वह भी सानंद होंगी। उसके मन में उनके प्रति आक्रोश शांत हो गया था। ताव भाव उमड़ आया था। आखिर उन्हीं के उपालंभ से उसे राजकुमारी पद्मिनी जैसी गुणवती
और रूपमती नारी रत्न का उपहार मिला था। राजकुमार को विचार मग्न देखकर राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर पूछा कि क्यों राजकुमार, क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हारा मन चाहा हो गया, सपना साकार हो गया, अब भी कोई परेशानी है क्या? राजकुमारी पद्मिनी की आवाज सुनकर राजकुमार अपने में लौट आया और बोला, राजकुमारी पद्मिनी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। व्यक्ति के सामने विषाद हो या हर्ष व विचारों में डूब जाता है। मेरा मन भी पिता के लंबे बिछौना से कुछ दुखी हो उठा था, पर अब तो मेरे अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम मिल गई, मैं धन्य हो गया राजकुमारी। पद्मिनी राजकुमार के अंदर से निकले उद्गार को सुनकर विभोर हो उठी। राजकुमारी पद्मिनी बोली, राजकुमार, माता पिता की याद तो मुझे भी सता रही है, किंतु जो सौभाग्य मुझे मिला है उसे न सराहूं तो मुझसे बढ़कर कृतज्ञ कौन होगा? कहते कहते राजकुमारी पद्मिनी की आंखें चमक उठीं, चेहरा आभा मंडित हो गया। उसके भावों को समझकर राजकू अभिभूत हो गया। राजकुमार बोला, राजकुमारी पद्मिनी, तुमसे कहीं अधिक भाग्य की सराहना मुझे करनी चाहिए। तुम्हें तो कोई भी राजकुमार मिल सकता था, पर राजकुमारी पद्मिनी तो हर किसी के भाग्य में नहीं बदी थी। राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी दोनों ही अब सब प्रकार के भार से मुक्त हो गए थे। उनके सामने अब भावी जीवन के मधुर सपने थे। चलते चलते उन्हें एक विशाल सरोवर मिला। जाते समय राजकुमार इतना चिंतित था कि उसका ध्यान उस ओर नहीं था, पर अब उसके मन की दशा भिन्न थी। सरोवर में पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे और नाना वर्ण के कमल खिले थे। पास ही एक सुंदर बाग था। राजकुमार ने कहा कि हम लोग थोड़ी देर यहां ठहर जाएं, सरोवर में स्नान कर ले और थोड़ा खा पी ले। तरोताजा होकर राजगढ़ पहुंचेंगे तो हमारा आनंद और बढ़ जाएगा। राजकुमार के इस प्रस्ताव को राजकुमारी पद्मिनी ने ही नहीं, सबने स्वीकार किया और वह सब वहां रुक गए। सरोवर में जब उन्होंने स्नान किया तो पक्षी भी उनके भाग्य पर ईर्ष्या कर उठे। कमल के फूलों की चमक बढ़ गई और सरोवर तो जैसे धन्य हो गया। ऐसा सौभाग्य तो उसे पहले कभी नहीं मिला था। स्नान करके उन सबने मिलकर खाना खाया। उनके आमोद प्रमोद में वहां के पशु पक्षी भी शामिल हो गए। राजकुमारी पद्मिनी ने अपने हाथ से उन्हें खिलाया। सूर्य सिर पर आ गया था। थोड़ी देर आराम करके वे आगे बढ़ चले। राजकुमार ने कहा कि दिन छिपने से पहले हमें राजगढ़ पहुंच जाना चाहिए। रास्ते के खेत खलिहान कभी कभी उनका ध्यान खींच लेते थे। कभी कभी उड़ते हुए पक्षी उनके पास से गुजर जाते थे। एक जगह झाड़ियों से घिरे मैदान में हिरण और उनके शावक उछल कूद करते दिखे। राजकुमारी पद्मिनी को वे बड़े अच्छे लगे। उसने राजकुमार से कहा कि एक हिरण को हम अपने साथ क्यों ना ले चले? देखो कितने आकर्ष। राजकुमार ने हंसकर कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे अपनी सीता खोनी नहीं है। राजकुमारी पद्मिनी हंस पड़ी। वह सीता हरण की कहानी कभी पहले सुन चुकी थी। राजकुमारी पद्मिनी बोली, नहीं, वह तो मैं नहीं चाहूंगी। कितनी साधना के बाद तो हम लोग मिल पाए हैं। थोड़ी देर में राजगढ़ की सीमा आ गई। सब रोमांचित हो उठे। वहां पर स्वयं राजा उपस्थित थे। सारी प्रजा उपस्थित थी। उन्होंने सारी टोली का स्वागत किया। पिता पुत्र का जब मिलन हुआ तो मारे खुशी के उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। राजा को अपना खोया बेटा मिल गया था और बेटे को उस पर प्यार बरसाते पिता गाजे बाजे के साथ सपने नगर में प्रवेश किया। सजी धजी नगरी बाहें फैलाकर उनका अभिनंदन कर रही थी। मकानों की छतों और छज्ज पर खड़ी स्त्रियां और बच्चे उन पर फों की वर्षा कर रहे थे। महल में रानियां उनकी आरती उतारने के लिए आतुर हो रही थीं। बड़े उल्लास से राजकुमार ने अपनी वाग्दत्ताओं के साथ महल में पैर रखा। आरती के मंद मंद प्रकाश और अगरू की महक से महल की शोभा में चार चांद लग गए। थोड़ी देर में राजदरबार खचाखच भर गया। प्रजा भी अपने राजसी मेहमानों का स्वागत करना चाहती थी। राजकुमार जब चारों राजकुमारियों के साथ वहां आया तो प्रजा ने अपने प्यार दुलार से उन्हें सराबोर कर दिया। छोटे राजकुमार के बिना जो राज दरबार सना पड़ा था फिर जगमगा उठा। राजदरबार में राजकुमार तथा राजकुमारियों का भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार के जगमग करते महल को देखकर सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आए, जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थीं। कभी उन्हें ध्यान आया कि अब उन महलों से उनका सरोकार क्या है। वे अब राजकुमार से रिश्ता जुड़ जाने पर वह महल पराये हो गए हैं। छोटी भाभी को कुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था।
मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगीं। भाभी कुछ कहे उससे पहले राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने उल्ना उलना न दिया होता तो यह हीरे सी राजकुमारी कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला कि तुमने राजकुमारी पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गईं। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गईं। महल आलोक से भर गया। प्रजा आनंदित हुई, राजा सुखी हुआ। पर कहानी खत्म नहीं हुई, और होती भी कहां, वह तो चलती रहती है। जीवन स्वयं एक लंबी कहानी है। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट करें। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।